हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीजनरेट गैस क्या होती है और कौन से नियमों का पालन करती है। सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो। और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। डीजनरेट गैस, ओके सर, ओके डीजनरेट गैस। अच्छा सर, ये डीजनरेट गैस भी होती है? अरे बहुत सारी गैसें होती हैं। ठीक है, अब डीजनरेट गैस क्या होती है? अरे भैया सोचने वाली बात है। आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है, और आपने फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है ना। अरे भैया वहीं पर तो डीजनरेट गैस का यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ नहीं होता है, आज ये सब कुछ कवर कर लेते हैं। देखिए, फर्मियोन जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों से ये डीजनरेट गैस बनी होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम, ठीक है, ये सब फेल हो जाते हैं। चलिए मैं एक डेफिनेशन यहाँ लिखवा दूँ, समझ जाओगे चीज़ से। यानी कि जो ये हमारे पास गैस है ना बेचारी, ये जो गैस होती है, यह गैस, ठीक है, यह गैस इलेक्ट्रॉन, ओके सर लिख दो आप, ये गैस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके, और कौन सा बेटे, न्यूट्रॉन। जैसे, ठीक है, जैसे फर्मियोन, ओके, लाइन पे ध्यान देना, फर्मियोन से मिलकर बनी होती है, से, अरे भैया इतना बड़ा टॉपिक, मिलकर बनी होती है, ओके, मिलकर बनी होती है। वाह क्या बात है यार, क्या बात है यार। यह गैस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे फर्मियोन से मिलकर बनी होती है। यह भैया नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्वांटम मैकेनिक्स, कुछ और मत समझ लियो बेटा, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। यह क्वांटम मैकेनिक्स, ओके सर, मैकेनिक्स, यह क्वांटम मैकेनिक्स के प्रभाव में होती है, ओके, के प्रभाव में होती है। अच्छा, के प्रभाव में होती है, बहुत ज़बरदस्त लाइन है। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, के अनुसार इस गैस के, यानी कि इस गैस में कणों के ऊर्जा का वितरण नहीं होता है। इस लाइन को भी मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ, समझना ठीक से इस लाइन को। यानी कि इस गैस में कणों की ऊर्जा का वितरण बोस आइंस्टीन या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, के द्वारा होता है। यहाँ मैक्सवेल बोल्ट्जमान या क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर फेल हो जाती है। इस लाइन को भी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, लाइन पे ध्यान देना। यानी कि इस गैस में, इस गैस, किस गैस में, डीजनरेट गैस में, यानी कि इस गैस में, ओके सर भैया, इस गैस में, ठीक है, इस गैस में जो मेरे पास पार्टिकल्स आते हैं, पार्टिकल्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, की एनर्जी का क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अरे भैया बोस आइंस्टीन, लाइन पे ध्यान देना, बोस आइंस्टीन, चलिए मैं कहता हूँ बोस आइंस्टीन या स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट में लिख दिया, आप वो लिखना स्टैटिस्टिक्स, या ठीक है फर्मी, ठीक है, फर्मी डिराक, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स द्वारा होता है, ओके, द्वारा होता है। अब यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाती है, यानी कि उसके द्वारा इस गैस के कणों का वितरण, कणों की ऊर्जा का वितरण नहीं होता है। यानी कि इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्लासिकल फिजिक्स, लाइन पे फोकस करना। यानी कि इस गैस, ओके, ये लाइन भी बहुत काम की है। इस गैस में, ठीक है, किसका बेटे, पार्टिकल्स, ओके, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स की एनर्जी, पार्टिकल्स की एनर्जी, ओके सर, पार्टिकल्स की एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टिकल्स, यानी कि इस गैस में पार्टिकल्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, चलो मैं दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कौन सी, यानी कि मैक्सवेल, पूरा लिखना आप, मैक्सवेल वोल्टेज मान, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, मैक्सवेल, ओके सर, मैक्सवेल वोल्टेज मान, ठीक है, वोल्टेज मान, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैक्सवेल वोल्टेज मान, स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, क्या ले, क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके सर, क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं होता है, बहुत काम की लाइन है, नहीं होता। ध्यान देना, इस गैस में पार्टिकल्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो था मैक्सवेल वोल्टेजमैन स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है, फर्मी डेरोक या फिर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स द्वारा होता है। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा इस लाइन से, बस बना के लिखा ना समझ के, क्योंकि पेपर में आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो जरा, दिखाओ सर आगे क्या दिखाने वाले हो। देखो बेटा, आपने पढ़ रखा है ना मैक्सवेल, ओके सर, ये पढ़ रखा हमने सर मैक्सवेल, ठीक है, वोल्टेज मान, ओके सर, मैक्सवेल वोल्टेज मान, ठीक, और नियम से, लॉ से, ओके सर, ओके, ठीक है। चलिए क्या कहता है ये नियम आपसे, कि जब पार्टिकल की संख्या होती है IB सेल में, वो कितनी होती है वो भी हम चेक कर लेते हैं, वो होती है GI अपॉन, ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवा दिया है, घबराना मत, E की पावर E4, ठीक है, E की पावर मेरे पास अल्फ़ा प्लस के बीटा और EI, ठीक है, ये होती है, ठीक है। और यहाँ पर E अल्फ़ा को हम बोलते हैं डीजेनरेसी पैरामीटर्स, ध्यान देना, E अल्फ़ा को हम बोलते हैं डीजेनरेसी पैरामीटर्स, आगे लिख पाएंगे इसके बारे में अभी। चलिए, ये तो मैक्सवेल वोल्टेज मान लॉ से हो गया। दूसरा एक लॉ और आता है, अरे भैया एक लॉ और आता है, वो कौन सा आता है, वो आता है बोस, ठीक है, बोस आइंस्टीन, ओके सर, बोस आइंस्टीन लॉ से। चलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स छोड़कर लॉ ले रहा हूँ, लॉ से आपने पढ़ रखा भैया NI इक्वल टू मेरे पास कितना होता है GI, और ये आ जाए बेटे E अल्फ़ा प्लस के बीटा EI और माइनस के 1 हो गया, ठीक है। और एक और आता है फर्मी डिरॉक लॉ से, ठीक है, एक फर्मी डिरॉक लॉ भी होता है, और वो होता है NI इक्वल टू बेटा कितना होता है GI, और ये होता है E अल्फ़ा प्लस के बीटा EI प्लस के 1, ठीक है, ये मेरे पास इतना हो गया है ना। अब देखो जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट हमारा यहाँ ये आता है कि अगर मैं E अल्फ़ा का मान 1 से क्या कर दूँ, छोटा कर दूँ, यानी कि यदि, ये पहली कंडीशन है बेटे, केस फर्स्ट, लाइन पे ध्यान देना, ये पहली कंडीशन है, यदि जो मेरे पास E अल्फ़ा है, ठीक है, इस E अल्फ़ा का मान, ये जो E है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ पे, तो E को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो E अल्फ़ा जो होता है, अगर E अल्फ़ा का मान 1 से बहुत अधिक है हो तो एक बन को नेगलेक्ट किया जाता है, यानी कि बन को नगण्य माना जा सकता है, ओके, माना जा सकता है। अब जैसे ही एक नगण्य हुआ, तो लाइन पे ध्यान देना, जैसे ये वाला एक खत्म हो गया, जैसे ये वाला एक खत्म हो गया, ये वाला एक खत्म हो गया यार हमारा, ये वाला एक खत्म हो गया, तो दोनों के दोनों ये इसमें चेंज हो जाएंगे। इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो आप, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो, यानी कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रूपांतरित हो जाएगी, और ऐसी गैस को हम क्या बोलेंगे, नॉन डीजनरेट गैस कहेंगे। और जो कणों का जो वितरण होगा, कणों की ऊर्जा का वितरण, वो क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा कणों का वितरण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक का ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फास्टली कर दूँ मैं इसको इरेज, ठीक है सर, लो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस पर ज़रा ध्यान से समझना चीज़ को। जब मैंने E अल्फ़ा का मान 1 से बहुत बड़ा कर दिया है, तो 1 का मैंने नगण्य मान लिया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी बेटे, इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड, यानी कि इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, लाइन में फोकस करना, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड भैया इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में चेंज हो जाती है,
चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तथा जो कणों का वितरण होगा, यानी कि कणों की ऊर्जा का वितरण, या डायरेक्ट ले दे रहा हूँ, चलो यार मैं, कणों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कणों का जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेरे दोस्तों, वो क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार होगा। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार होगा। ओके सर, ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार होगा। इस गैस को हम क्या कहेंगे बेटा? इस गैस को हम बोलेंगे नॉन डीजनरेटेड गैस, नॉन डी, ठीक है, इस गैस को हम क्या बोलेंगे? नॉन डीजनरेट गैस, नॉन डीजनरेट गैस, ठीक है, कहते हैं। ओके 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 ओके, चलिए अब जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उस नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ये जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास दोस्तों मेरा आएगा, ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया, ऐसी मेरे पास एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जिसमें ई अल्फ़ा का जो मान होगा ना, वो भैया इज लेस देन 1 हो। तो अब बात यहाँ आती है, अब बात भैया यहाँ आती है, अगर ई अल्फ़ा का मान 1 से बहुत बहुत कम हो गया है, तो अब तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन इसमें चेंज होने वाली है नहीं, यानी कि एक ज़्यादा हो गया, ये ई अल्फ़ा का मान 1 से कम हो गया। तो कणों का जो वितरण होता है वो फर्मी डिराक या बोस आइंस्टीन, ठीक है, के अनुसार होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ई अल्फ़ा का मान 1 से बहुत बहुत कम है, तो कणों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार नहीं होगा। और यहाँ पर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि अगर ई अल्फ़ा का मान 1 से बहुत बहुत कम हो, तो जो मेरे पास पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल का क्या है बेटा? पार्टिकल्स का जो मेरे पास पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार नहीं होगा, के अनुसार नहीं होगा, नहीं होगा। इस स्थिति में, इस कंडीशन में, ध्यान देना लाइन पे, इस कंडीशन में, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होती है, क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होती है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होती है, यूज़ होती है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होती है, अर्थात कणों का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पार्टिकल्स का जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अनुसार होगा? बोस आइंस्टीन या फर्मी डिराक, या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार होगा, के अनुसार होगा। ठीक है बेटा, इस गैस को हमने क्या बोल दिया? इस गैस को हमने क्या बोल दिया भैया? इस गैस को हम अपभ्रष्ट गैस कहते हैं, यानी कि डीजेनेरेट गैस कहते हैं, ठीक है, गैस कहते हैं। अगर ताप कम है और दाब ज़्यादा है तो आदर्श गैस भी, ठीक है, गैस के नियमों से विचलित हो जाती है। लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन में मैं लिखवाने वाला हूँ, जल्दी ध्यान रखा, फास्ट स्क्रीनशॉट लो, कर दूँ स्टोरेज में। ओके सर, ओके। अब ज़्यादा बड़ी चीज़ ना है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, इनको आप यार फिजिक्स जब पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो ना यार, है भाई। हो गया कंप्लीट तुम्हारे पास? तो भैया ध्यान देना, अगर ई अल्फा का मान मैंने 1 से बहुत बहुत कम कर दिया तो पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान या क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं होता, ये किसके द्वारा होता है? बोस आइंस्टीन या फिर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार होगा। और ऐसी गैस को हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट गैस कहते हैं। लाइन पे ध्यान देना, बस मैं ज़्यादा लिवाने वाला नहीं हूँ। अब जो मेरे पास ई अल्फ़ा है ना, इस ई अल्फ़ा को हम क्या बोलते हैं? इस ई अल्फ़ा को डीजेनरेसी, ओके, डीजेनरेसी, ठीक है, ई अल्फ़ा को डीजेनरेसी पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, डीजेनरेसी पैरामीटर कहते हैं। ओके, और इसका जो वैल्यू होती है ना, इसका जो मान होता है मेरे दोस्तों, इसका जो मान होता है, इसका मान, ठीक है, मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट, ओके सर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या यानी कि ई अल्फ़ा को दो बार लिखा गया, ई अल्फ़ा को डीजेनरेट पैरामीटर कहते हैं। इसका मान मास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तथा प्रति एकांक आयतन में, प्रति यूनिट वॉल्यूम में, प्रति यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, उपस्थित पार्टिकल्स की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करता है।
संख्या पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। ये चीज़ें होती हैं, बस निर्भर करता है, बस हो गया तुम्हारा काम। तो इसी को हम बोलते हैं डीजनरेट गैस। कौन सी गैस डीजनरेट होती है, कौन सी गैस नॉन डीजनरेट होती है। तो नोट्स बना लो, लिख लो, ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक भी नहीं है, मैंने थ्योरी वाइज लिखवा दिया इसको। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।